वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। पर्यावरण का पार्ट 2 है और मैं स्टार्टिंग में ही कहना चाह रहा हूँ, जो कोई वीडियो जैसे लगे पूरा वीडियो देखना ना चाहें तो आप लास्ट के 2-3 मिनट ज़रूर देखना। उसमें हम कुछ चीज़ आज आपको दिखाएंगे जो कल कुछ लोग कह रहे थे, तो उस चीज़ का भी हम ही वेरीफाई कर देंगे, उसकी टेंशन ना लीजिएगा। क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी, 1 से 2 क्वेश्चन भी आगे थोड़ा पढ़ने से, थोड़ा ज़्यादा नहीं। बाकी पर्यावरण कोई एक सिलेबस है ना कि टॉपिक है, तो मैं सोचता हूँ कि 4 वीडियो में आपका पर्यावरण खत्म हो जाएगा। आज दूसरा वीडियो है, कल और परसों एक और वीडियो आएगा और आपके बाद पर्यावरण का टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, क्योंकि गर्मी बहुत है और वीडियो में गर्मी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पंखा चलाऊंगा तो आवाज़ जाएगी, कुछ भी चलाऊँ तो आवाज़ जानी ही जानी है। ठीक है, आज हम आपको जो जो टॉपिक बचे हैं वो सब हम कवर करवा के चलेंगे, फिर देखना कि कोई कमी तो नहीं रहेगी मेरे कराने में। और फिर इतना भी कहता हूँ कि बेस्ट तो नहीं इससे कोई करा रहा है कि आज हम कराएंगे मतलब फूड चेन क्या होती है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल बहुत बड़े होंगे। खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि बायोटिक मतलब जैविक कंपोनेंट, जैविक घटक में भोजन को आधार माना जाए तो एक श्रृंखला बन जाती है, इसे फूड चेन कहते हैं। क्या, देख लीजिएगा, फूड चेन में एक जीवधारी दूसरे जीवधारी का उपयोग करता है या दूसरे जीवधारी का आहार बन जाता है। समझे कि नहीं समझे? मतलब कि एक जीवधारी दूसरे जीवधारी का प्रयोग करता है खाद्य श्रृंखला में कैसे? देखो, घास है, घास क्या है? सुपोषी है। घास को कौन खाएगा? कीड़ा खाएंगे कि नहीं खाएंगे घास को कीड़ा खाएंगे। और घास को कीड़ा खाएंगे, कीड़ों को चिड़िया खाएगी। कीड़ों को कौन खाएगा? चिड़िया खाएगी कि नहीं खाएगी? तो देखो, किसको? घास को कीड़े खाएंगे, कीड़े को चिड़िया खाएगी, चिड़िया को बाज खाएंगे। और बाज जब मरेगा तो इसे कौन अपघटित करेगा? अपघटक, याद रखना, अपघटक। और अब क्या नाम, क्वेश्चन जब दिखाएंगे तब कहना कि भैया कुछ देखो आपने कैसे पढ़ाया था। देखो, जो कुछ लाता हूँ बहुत बेस्ट लाता हूँ, इतना तो मुझे पता है। अब देखिएगा क्या, एक चीज़ और, कि जो फूड चेन को 2 प्रकार से विभाजित किया जाए, क्षैतिज खाद्य श्रृंखला, क्षैतिज हॉरिजेंटल खाद्य श्रृंखला, मतलब फूड चेन। देखो, प्लांट होते हैं, ज़मीन पे ही तो होते हैं प्लांट। कहीं तो कभी आपने देखा कि आसमान में पेड़ जमे नहीं देखे ना? तो प्लांट, जो हिरण है वो भी तो ज़मीन पे ही रहता है, आसमान में तो रहता नहीं। प्लांट को पौधों, जैसे पौधे गेहूँ के हो गए या और कोई पौधे, भोजन हमें पौधों से तो मिलता है। तो पौधे से हिरण खाएगा, हिरण को आदमी खाएगा, या हिरण यहाँ पे हिरण खाए जाते हैं। हिरण को ना रखो तो यहाँ पे बकरी रख लो या बकरा रख लो, बकरी बकरा कुछ भी रख लो। तो बकरी को या बकरे को आदमी खाता है, आदमी को यदि मिल गए तो शेर खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा? तो एक एक क्षैतिज मतलब कि ज़मीन पे तिरछी जा रही है कि मतलब हॉरिजेंटल, तो इसे बोलते हैं। जब भी क्या ना, जो ज़मीन पे बनी श्रृंखला तो वो हॉरिजेंटल श्रृंखला आप लोग बना देना, क्षैतिज खाद्य श्रृंखला। ये क्वेश्चन आए थे और मैं दिखाऊंगा इनको आज प्रूफ के साथ। जो कल कह रहे थे ना कि भाई क्यों इतना ज़्यादा वो करते हो कि जो क्वेश्चन ना अभी आए तब भी पढ़ाते हो, चलो आज दिखाएंगे, क्योंकि हमें अपनों को प्रूव करना बहुत अच्छे से आता है। वर्टिकल फूड चेन, वर्टिकल मतलब वर्टिकल, तो फूड चेन वर्टिकल मतलब लंबवत, मतलब घास ज़मीन पे होती है, घास ज़मीन पे होती है, उसके ऊपर कीड़े उड़ते हैं। कीड़े ज़्यादा, ऐसा थोड़ी जो अब बाज के ऊपर उड़ जाएंगे। कभी सुना है कीड़े का मतलब बहुत ऊंचाई तक जाते हैं? नहीं, कीड़ों की एक लिमिट होती है। कीड़े खाएंगे घास को, कीड़ों को कौन खाएगा? चिड़िया। एक चीज़ याद रखना, कीड़ों से ऊपर तो चिड़िया उड़ती है नहीं, और चिड़िया से ऊपर कौन उड़ता है? बाज। इसीलिए क्या, वर्टिकल है मतलब लंबवत है। तो घास को कौन खाएगा? कीड़ा को कौन खाएगा? चिड़िया को कौन खाएगा? बाज। बस 2 ही श्रृंखलाएं पूछी जाएंगी, आप कभी टेंशन मत लीजिएगा। और एक फूड चेन होती है वो एक दिशी होती है, हमेशा याद रखना। एक दिशा में है कि नहीं? देखो एरो ऐसे ही तो बन रहा है, ऐसे ही तो बन रहा है। कभी आपने देखा कि एक एरो ऐसे बन रहा है, एक एरो ऐसे बन रहा है? तो क्या, एक दिशी है। याद रखना, क्या, एक दिशी है। मुझे लगता है ये चीज़ पढ़ने लायक नहीं, ये चीज़ समझने लायक है। एक बार पढ़ लो, मतलब समझ लो, बस। एक इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अच्छा, हम इस क्वेश्चन को क्यों लाए कि पोषण स्तर में भोजन का प्रवाह कैसा होता है? पोषण का प्रवाह मतलब पोषण स्तर में भोजन का प्रवाह कैसा होता है? चक्रीय होता है। वो इसलिए मैं मतलब इस क्वेश्चन को लाया, बाकी इस लाने का कोई भी मेरा उद्देश्य नहीं था। तो देखिएगा कैसे होता है कि ट्रॉपिक लेवल मतलब पोषण स्तर क्या होते हैं। पौधे द्वारा न केवल भोजन का उत्पादन करते, पौधे जो होते हैं वो केवल भोजन का उत्पादन भी नहीं करते। जैसे कि पौधे ने भोजन बनाया तो खुद भी तो खाएगा, तो पौधे न केवल भोजन का उत्पादन करते बल्कि भोजन का भी उपभोग भी करते हैं। इसलिए इसे खाद्य श्रृंखला में भोजन का उपयोग करने वाले प्रथम उपभोक्ता भी हैं। क्या पौधे प्रथम उपभोक्ता हैं? इसमें केवल एक बात याद रखनी है, पौधे प्रथम उपभोक्ता भी हैं। उत्पादक तो हैं ही हैं, लेकिन पौधे प्रथम उपभोक्ता मतलब उसको उपभोग करने वाले, भोजन को उपभोग भी तो करते हैं, इसीलिए इसे उपभोक्ता बोलते हैं। बस इसमें एक लाइन याद करने लायक है।
परंतु खाद्य श्रृंखला में भोजन का उपयोग करने के वाले अन्य जीव भी होते हैं। जैसे खाद्य श्रृंखला में अन्य जीव भी होंगे, जैसे घास है, घास को कौन खाएगा? बकरी खाएगी, बकरी को कौन खाएगा? शेर खाएगा या आदमी खाएगा? तो मतलब और भी लोग हो गए। तो वही चीज़ कहना चाह रहे हैं, परंतु खाद्य श्रृंखला में भोजन का उपयोग करने वाले अन्य जीव भी होते हैं। अतः जीवों का वह समूह जो फूड चेन में भोजन का उपयोग करता है, भोजन का उपयोग, उसे ट्रॉपिक लेवल, पोषण लेवल कहते हैं। मतलब एक खाद्य श्रृंखला मैंने बताई थी, खाद्य श्रृंखला में जैसे कि घास हो गई, घास को कौन खाएगा? बकरी खाएगी, बकरी को कौन खाएगा? एक देखो पोषण स्तर बनता जा रहा है, इसको ये खाएगा। खाने का मतलब पोषण, पोषण मतलब कौन किसको खा रहा है, बस इतना समझ लो। अब देख लेते हैं आपको समझने का तरीका कि पोषण स्तर में भोजन का प्रभाव चक्रीय होता है। देखिए कैसे चक्रीय होता है। जैसे पौधे हैं, प्लांट है, प्लांट को कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? जैसे भैंस है, भैंस खाएगी ना घास को। उसके बाद सेकेंडरी टर्सरी कौन है? भैंस को क्या नाम कौन खाएगा? आदमी खा लेगा। आदमी खा लेगा कि नहीं? आदमी खा लेगा। हाँ, कुछ ऐसा रख लो कि जो कोई भी खाए सेकेंडरी टर्सरी खाएगा। उसके बाद टर्सरी मतलब तीसरा कौन? मतलब शेर खाएगा। शेर खाएगा कि नहीं खाएगा? और शेर को डिकम्पोज, शेर मतलब जो मर जाएगा, इसे कोई नहीं खाएगा। शेर अंतिम है कोई किसी भी श्रृंखला का, तो शेर को कोई नहीं खाएगा। जब ये शेर मरेगा तो इसे अपघटित कर देंगे। जब मिट्टी में अपघटित कर देंगे तो पूरे इसकी जो है एक क्या नाम ह्यूमस बन के, ह्यूमस जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ह्यूमस क्या होता है? मृदा में, मतलब मिट्टी में मिल जाएगा। और फिर मिट्टी में क्या होगा? फिर पौधे उग जाएंगे। और यही एक चक्र चलता रहता है। और इसे क्या बोलते हैं? पोषण। इसमें पोषण का प्रवाह चक्रीय होता है। कुछ समझाने में कमी रह गई तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं अपनी गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी, उसमें पूरा अपना 100% देता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मुझे इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड लाना पड़ा। पिरामिड आपने क्या नाम मैथ में पढ़ा होगा, पिरामिड मैथ में पढ़ा होगा। ऐसे करके, ऐसे और ऐसे क्या नाम, ऐसे बनता है। ऐसे बनता है कि नहीं पिरामिड? ऐसे ही तो बनता है पिरामिड। तो पिरामिड आपने मैथ में पढ़ा होगा, वही पिरामिड आज आप लोग यहाँ पे देखोगे। क्या है? देख के जाओ, पिरामिड समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। खाद्य श्रृंखला में 3 बिंदुओं के आधार पर बनाए जाते हैं। क्या पिरामिड? पोषण स्तर में मिलने वाले जीवों की संख्या, जीवों की संख्या के आधार पर बनाए जाएंगे। कैसे बनाए जाएंगे आगे देखिएगा। जैव भार मतलब उनका भार कितना होता है, उन पर वेट कितना होता है, उस आधार पर बनाए जाएंगे। तीसरा, जीवों को प्राप्त होने वाली ऊर्जा के आधार पर आपको बनाए जाएंगे। और इसमें कुछ भी नहीं है। क्या है? उपयुक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर एक रेखा चित्र खींचा जाए। एक रेखा चित्र होता है, तो जो आकृति बनेगी पिरामिड के आकार की बनेगी। इस प्रकार इसी आकार के कारण ही इसे पारिस्थितिकी में बने पिरामिड को इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। और तथा कभी कभी फूड पिरामिड भी कहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड या फूड पिरामिड इसे ही कहते हैं। पिरामिड डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, पिरामिड किसका कैसा बनता है वो पूछा जाएगा। वो हम आप लोगों को दिखाने चल रहे हैं। कैसा कि इकोलॉजिकल या फूड पिरामिड की संकल्पना सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने की थी। चार्ल्स एल्टन ने की थी। बस इतना रखो, बाकी कुछ भी याद रखने की पूरे ऊपर की थ्योरी में नहीं है। बाकी अब मेन टॉपिक ये है कि टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड की, इकोलॉजिकल जो क्या नाम पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं वो कितने प्रकार से बनते हैं। एक तो संख्या के आधार पर बनते हैं, एक जैव भार के आधार पर बनते हैं, एक ऊर्जा के आधार पर बनते हैं। अब चलो हम आपको दिखाते हैं। क्या है देखिएगा, यदि पोषण स्तर में जीवों की संख्या को आधार बनाकर रेखा चित्र तैयार करेंगे तो उसके आधार पर जो बना हुआ पिरामिड है वो पिरामिड ऑफ नंबर्स कहलाएगा। मतलब कि संख्या के आधार पर बना हुआ पिरामिड कहलाएगा। कैसे बनेगा वो देखिएगा कि जो संख्या के आधार पर पिरामिड बनेगा वो 3 प्रकार का बनेगा। या तो उल्टा बनेगा, या तो सीधा बनेगा, या तो उल्टा बनेगा, सीधा और उल्टा दोनों बनेगा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं घास के मैदान का। आगे चलते हैं चलो कि कैसे बनता है। तो उदाहरण जैसे कि इसका भी पिरामिड बनेगा। किसका? घास के मैदान का बनेगा, तालाब का बनेगा, वन का बनेगा, परजीवी का बनेगा। ठीक है, इनको हम देख लेते हैं। चीज़ बताइएगा कि देखना आप संख्या के आधार पर कैसा मतलब कमाल करता है पिरामिड कैसे कमाल करता है। एक लाइन खींच लो, खींच ली। अब इसको बनाते चलते हैं कि देखो क्या है, सबसे ज़्यादा घास होगी ज़मीन पे। सबसे ज़्यादा घास, एक क्वेश्चन पूछा गया तो वो अभी दिखाएंगे लास्ट में। सबसे ज़्यादा ये पृथ्वी पर देखा जाए तो घास होगी। माना घास हम कितनी भी मान लें, घास मान लें हम इतनी, कितनी 10,000 घास है। 10,000 हमने घास मान ली। यहाँ पे 10,000 घास मैंने मान ली। अब क्या होगी? ये घास होगी। घास मतलब कि उत्पादक हो गए। उत्पादक मतलब यहाँ पे घास लिख लो, उत्पादक हो गए यहाँ पे। अब क्या नाम, उसके बाद क्या होगा? इसको ऐसे बना दो, इसको ऐसे बना दो। अब उसके बाद क्या है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं जैसे खरगोश चूहा है, इतना तो आपको पता ही होगा, जो घास की संख्या से खरगोश चूहा कम होंगे। घास की संख्या से खरगोश कम होंगे कि नहीं होंगे? खरगोश कितने होंगे? क्या नाम, ये 10,000 हैं तो 1,000 खरगोश 1,000 ही रह जाएंगे। मतलब इतना कहने का मतलब है कि जो खरगोश है वो घास की संख्या से कम होंगे कि नहीं। और क्या नाम है, जो खरगोश या चूहा है उसकी संख्या से सर्प और मेढक अधिक मतलब कम होंगे। इसका क्या कभी हो सकता है कि सर्प ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा हो किससे? खरगोश या चूहे से। खरगोश या चूहे ज़्यादा होंगे सर्प से।
मतलब कि ये चीज़ अपने जनरल लाइफ में इसको क्या नाम सोच के देखना कि कभी भी संख्या सर्व की संख्या चूहे से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। अब देखिएगा कि फिर क्या होगी, उसके बाद शेर या भालू। कभी देखो शेर या भालू तुमने देखा है कि इनकी संख्या कितनी होगी, इससे कम। ये देखो 1000, तो इनकी संख्या 100 ही रह जाएगी, उनकी संख्या 10 ही रह जाएगी। खुद सोचो कि सबसे ज़्यादा सबसे कम क्या बचेगा, शेर। यदि देखा जाए तो दुनिया में सबसे कम शेर ही तो है, शेर ही तो है। तो अब देखो ये पिरामिड कैसा बना, सीधा पिरामिड बना कि नहीं। देखो सीधा पिरामिड, इसे ही बोलते हैं घास। यदि पूछा जाए कभी घास के मैदान का पिरामिड कैसा बनेगा संख्या के आधार पे, जो मतलब संख्या पूछी गई, तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। यही ऑप्शन नीचे, सीधा पिरामिड बनेगा। अब देखो तालाब का पिरामिड संख्या के आधार पे, ये संख्या के आधार पे है। अभी जेब भार के आधार पे अलग से बनेगा, मतलब कि भार के आधार पे। अब देखो सबसे ज़्यादा उत्पादक होंगे, उत्पादक मतलब कि बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा, बैक्टीरिया होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, जिन्हें क्या नाम मछलियाँ खाएंगी, बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा। फिर छोटी मछली होंगी, उससे 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 कम, मतलब कि जो उत्पादक हैं। फिर वो क्या नाम, छोटी मछलियों से बड़ी मछलियाँ कम होंगी, और फिर बड़ी मछलियों से उनसे बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं। तो क्या नाम, तालाब के संख्या का पिरामिड, यहाँ पे लिख लो, संख्या का पिरामिड भी कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। देखो बन रहा कि नहीं बन रहा। ये चीज़ समझ गए ना, समझ गए तो कमेंट में बताइए, कल मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। आप तो समझ ही सकते हो ना कि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे, फिर उससे कम छोटी मछलियाँ, फिर उससे बड़ी मछलियाँ, फिर उससे बड़ी मछलियाँ, ठीक है, जो एक दूसरे को खाती रहती हैं। अब देखो बन का पिरामिड, बन का पिरामिड कैसे बनेगा। बन का, बन में पौधे मान लो एक होंगे, पौधे एक होंगे, पौधे मतलब एक होंगे। तो एक चीज़ हमेशा लगता है बन में, कहीं भी वन में चले जाना, क्या एक चीज़ देख लेना, कहीं भी देखा कि जो पेड़ होंगे उनकी संख्या से हमेशा पक्षी ज़्यादा होंगे, पेड़ों की संख्या से पक्षी ज़्यादा होंगे। यदि क्या नाम, एक पेड़ है, एक पेड़ है, एक पेड़ है, तो कितने पक्षी होंगे, 10 पक्षी होंगे, 10 पक्षी होंगे। समझे कि नहीं समझे। एक पेड़ होगा तो 10 पक्षी होंगे, और 10 पक्षियों में उनमें मांसाहारी, देखो सबसे ज़्यादा शाकाहारी हैं, उनमें मांसाहारी कम होंगे, कितने, शाकाहारी से। मांसाहारी कितने, 5 ही होंगे। और उसके बाद में बाज अकेला बचेगा, पूरे पक्षियों में बाज अकेला बचेगा। तो एक ही तो बाज बचा। तो देखो नीचे भी एक संख्या है और ऊपर भी एक संख्या है, नीचे भी एक संख्या और ऊपर भी एक संख्या। तो इसका मतलब क्या है कि जो बन का पिरामिड है, पहले क्या नाम, अब जो क्रमशः सीधा और उल्टा बनेगा। सबसे पहले उल्टा, देखो सब नीचे उल्टा बन रहा, फिर क्रमशः सीधा बनेगा। तो मतलब सबसे पहले उल्टा, बन का पिरामिड उल्टा व सीधा, सीधा मतलब संख्या के आधार पर बन का पिरामिड उल्टा व सीधा बनेगा। ये चीज़ समझना। पसीने से मैं भीग गया हूँ एकदम, बस वीडियो रिकॉर्ड हो रहा, फिर भी आप शेयर नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि हमारे, देखो यदि आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आपकी गलती नहीं, ये टीचर की गलती होगी कि टीचर इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पा रहा है पढ़ाने में। यही चीज़ में क्या नाम, डिजिटल बोर्ड पे होता तो आप एकदम जैसे नहीं कि टिक टिक की आवाज़ सुनते, इतना बेहतरीन आपको एग्जाम्पल देते कि कहोगे भैया ऐसे भी पढ़ाई होती है कि क्लास में सब कुछ याद हो जाए। हाँ, पढ़ाई हमेशा जीएस हो जाए, कुछ भी हो, ऐसे ही होती है। देखो दुनिया से मैंने मतलब कौन क्या कहता है, लेकिन जो मैं अपना दूंगा वो बेस्ट दूंगा। अब देखो किसका, परजीवी का पिरामिड, परजीवी का पिरामिड। देखो परजीवी नीचे हैं, देखो परजीवी हैं, परजीवी हैं जैसे कि घास है, सुपोषी है। उसके बाद परजीवी, परजीवी कहाँ होंगे कि सबसे कम परजीवी, इसका पिरामिड उल्टा बनता है परजीवी का। परजीवी का मतलब जो दूसरों पे आधारित होते हैं। सबसे कम क्या होगा, नीचे होंगे शेर, सबसे कम। उसके बाद उससे ज़्यादा संख्या उसकी होगी, उसके बाद उससे ज़्यादा उसकी संख्या होगी, मतलब किसकी, परजीवी ज़्यादा बकरी होंगे, बकरी ज़्यादा इंसान होंगे। तो ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका पिरामिड कैसा बनेगा, परजीवी का पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और इस क्वेश्चन को काट दीजिए, क्वेश्चन नहीं आएगा। बस खुश हो, आया भी तो इतना तो याद ही रखना कि हाँ इतना तुम पढ़ के ही कहते कि उल्टा होता है, ठीक। अब देखिएगा, बहुत गर्मी है। अब देखिएगा जैव भार का पिरामिड, भार मतलब कि वेट, वेट कितने कितना होता है। जीव के शरीर का शुष्क भार, जैसे हमारे शरीर है, इसमें पानी निकाल देंगे और जो कुछ भी मतलब आदमी को सुखाने के बाद, आदमी को धूप में खड़ा कर दो 15-20 दिन और सूख जाए, उसके बाद उसके क्या नाम, जो स्किन बचेगी, हड्डियाँ बचेंगी, उसमें भार कितना बचेगा, सब कुछ लिक्विड निकाल दो, सब कुछ जो सूखा हुआ भाग बचेगा उसे क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं, ठीक है। तो वो देख लीजिए कैसे कि शुष्क भार को आधार बनाकर तैयार किया गया पिरामिड जैव भार पिरामिड कहलाता है। भार हमेशा शुष्क लिया जाएगा, इतना याद रखना। क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए जहाँ पे अंडरलाइन कर दे उसको एकदम दिमाग में कह देना, फिट कर लीजिएगा। देखो जो भार का पिरामिड वो कैसे बनेगा, एक तो स्थलीय भाग पर बनेगा, एक जलीय भाग पे बनेगा। जलीय भाग का बनेगा कि नहीं बनेगा, वो देखिए कैसे बनेगा। स्थलीय भाग में देखिएगा कि पिरामिड कैसा बनेगा। स्थलीय भाग के आधार पर जैव भार का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है। देखो सबसे ज़्यादा प्लांट है इस पृथ्वी पे,
उनको 100 केजी मान लो, प्लांट माना कि सबसे ज़्यादा, देखो सबसे ज़्यादा पौधे होंगे तो उनका भार भी सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा पौधे हैं, देखो सबसे ज़्यादा नीचे प्लांट लिख दे कितना, 100 केजी। उसके बाद खरगोश जो प्लांट को खाते हैं उनका भार कितना होगा, इससे कम होगा। रैबिट सारे लिख लिए जाएँ तो मतलब पौधों से कम ही आएगा उनका जेब भार। उसके बाद सारे क्या नाम रैबिट कम कर लिए जाएँ, सारे रैबिट मतलब इकट्ठे कर लिए जाएँ। उसके बाद क्या नाम जो खरगोश है, यहाँ पे खरगोश को इंसान खाएगा तो इंसान ज़्यादा कम बचेगा, और इंसान को जो क्या नाम जो आदमी क्या नाम शेर खाएगा उसका भार और कम होगा, क्योंकि शेर सबसे कम है। तो भार देखा जाए तो इसका भी पिरामिड कैसा बनेगा, स्थलीय भाग के जैव भार का पिरामिड पीछे का था संख्या का, इसका एक इसका भार का पिरामिड भी सीधा बनता है। अब देखिएगा किसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर 3-4 स्टार मारिएगा और एक क्वेश्चन आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो स्थलीय जैव भार का जलीय जैव भार का पिरामिड सदैव उल्टा होता, कैसे उल्टा, तब देखिएगा कि सबसे ज़्यादा क्या होगा, सबसे नीचे क्या होंगी, बैक्टीरिया ऐसा तो नहीं ऊपर होता है, एक चीज़ मतलब एक वो मान लीजिएगा, एक अनुमान कि हाँ ऐसा होता है, और ऐसा होता है बस हमें पता नहीं होता है। बाकी जब पर्यावरण सिविल ला क्या नाम RO ला के पढ़ा दे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो सकता है। चलो कुछ ज़्यादा कहना भी उचित नहीं होता, इसलिए हम यहीं पे विराम देते हैं, क्या इसी टॉपिक पे रहते हैं। बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होंगे लेकिन उनका भार सबसे कम होगा। बैक्टीरिया कितने भी इकट्ठे कर लो, छोटी मछलियों से थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगे। खुद सोचो कि बैक्टीरिया कितने भी इकट्ठे कर लो तो छोटी मछलियों से ज़्यादा थोड़ी हो जाएंगे। तो सबसे कम, देखो संख्या में बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे लेकिन भार में जिनको क्या नाम इकट्ठा करके उनको तौला जाए तो कम होंगे कि नहीं होंगे। तो बैक्टीरिया जो छोटी मछलियाँ होंगी उनका भार ज़्यादा होगा बैक्टीरिया से, और जो बड़ी मछलियाँ होंगी वो छोटी मछलियों से ज़्यादा होंगी, भार में होंगी कि नहीं ज़्यादा होंगी वेट में। तो सबसे ऊपर बड़ी मछलियाँ, फिर छोटी मछलियाँ, फिर बैक्टीरिया, तो कैसा बन रहा, उल्टा। अब क्वेश्चन भी दिखाएंगे, तालाब के जैव भार का पिरामिड कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और ऐसे ही बनते हैं। अब देखो ऊर्जा का पिरामिड इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा उत्पादक होंगे, सबसे ज़्यादा एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होगी, उत्पादक में होती, उन्हीं से तो हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, नहीं अपनी एनर्जी खुद प्राप्त करें। गेहूँ, आटा, चावल या क्या नाम जो पिज़्ज़ा, मोमोज, चाउमीन, बर्गर कुछ भी खाओ तो वो तो हमें मिलता तो पौधों से ही है। तो सबसे ज़्यादा क्या नाम एनर्जी किस में होती है, पौधों में। उससे कम प्राथमिक उपभोक्ता में होती है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता तो सबसे कम किस में होती है, सेकेंडरी में। सेकेंडरी से सबसे कम क्या होती है, टर्सरी में। और इसे ही 10% देखना, 10% का नियम कहते हैं। कैसे कि इसे ही लिंडमैन का 10% का नियम कहते हैं। किसे, कि ऊर्जा 10% के रूप में मतलब कि आगे बढ़ती है। कैसे, यदि क्या नाम 1000 केजी क्या है, लिखा तो है, क्या लिखो बार बार, यदि 1000 केजी क्या है, पौधे हैं, 1000 मतलब कि किलो कैलोरी ऊर्जा है किसमें, पौधों में। यदि 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा पौधों में हो तो इसका 10% अगले मतलब प्राथमिक कंज्यूमर में जाएगी। प्राथमिक मतलब जो प्राथमिक हैं, जो इनको कौन खाएगा, बकरी खाएगी ना घास को, तो उसमें क्या नाम 10% एनर्जी जाएगी किसकी, घास की। ऐसे सोचो जैसे कोई घास है, इसको बकरी पूरा तो खा नहीं जाती, यहीं तक तो चर पाती है, कितना 10% ही चर पाती है, कभी बकरी पूरा नहीं चर पाती है। तो 10% इसमें जाएगा। तो 10% के बाद अगले जो क्या नाम सेकेंडरी मतलब द्वितीयक उपभोक्ता आएंगे, उसमें उसका 10% पीछे वाले का जाएगा, यानी कि 10% यही जाएगा। और फिर जो टर्सरी में जाएगा तो उसका 10% एनर्जी किस में पाएगा, बाकी तो वेस्टेज ही चले जाएंगे, तो शेर खाएगा। तो ऐसे समझो। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड देखो सबसे ज़्यादा क्या होगा, प्रोड्यूसर होंगे, फिर प्राथमिक, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। इसे लिंडमैन का 10% का नियम कहते हैं। 10% का नियम किसने दिया, लिंडमैन दिया था। और एक चीज़ याद रखो कि ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधों द्वारा क्लोरोफिल के माध्यम से क्लोरोफास्ट में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसलिए क्लोरोफिल को जीव जगत का अन्नदाता या क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर कहा जाता है। किसे, क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर कहा जाता है। मैं बता दूं भैया, जो भी लाता हूं अपने लिए अपनी तरीके से बेस्ट लाता हूं। बाकी आपका प्यार और सपोर्ट रहे। मेरी इस टाइम पे फ़ोटो खींचिए तो ऐसा लगेगा कि हम कम से कम बहुत अच्छे से नहाए हुए हैं। तो प्रमुख पर्यावरण आंदोलन, इसमें क्या है, चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974 को, चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974 को चला था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। इनको तीनों को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है। चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। जगह उत्तराखंड व तत्कालीन, मतलब अब उत्तराखंड है लेकिन उस टाइम पे जब क्या 1974 में हुआ था तब यूपी था, उसे बोलते हैं तत्कालीन यूपी। तत् मतलब उस टाइम की यूपी। महिलाएं वृक्षों से चिपक गई थी, इसलिए इसे चिपको आंदोलन कहते हैं। अब देखो एपिको आंदोलन, अब किसे देखोगे, एपिको आंदोलन, चिपको नहीं, एपिको आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था, पांडुरंग हेगड़े ने किया था। कहाँ, कर्नाटक में हुआ था। ये आंदोलन चिपको आंदोलन से प्रेरित था। पर्यावरण संरक्षण इसका उद्देश्य था, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 से
89 में हुआ था। केवल मेधा पाटकर बाबा आमटे और अरुंधति राय सरदार सरोवर बांध के विरोध में बनाया गया था और एमपी से गुजरात तक चला था। पता है कि जैसे बांध बनाएगा तो पड़ोस के एरिया में बाढ़ आ जाती थी, तो डूबने लगते थे, या क्या नाम उनके घर उजाड़े गए थे, पर्यावरण जो पेड़ पौधे थे वो सब काटे जा रहे थे। मतलब जब बांध बनेगा तो उसमें कटाई तो होगी कि नहीं होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि इन लोगों ने, किन्होंने, मेधा पाटकर, मेनन, बाबा आमटे और अरुंधति राय ने इसका विरोध किया था। अब देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986, खाली 1986 नवंबर 1986 याद रखोगे, पर्यावरण का संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए मतलब क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, कटाई कम होनी चाहिए, यही सब नियम बनाए गए थे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। कब आया था? 1986। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था। ये है वन्य जीव। वन्य जीव मतलब वन में रहने वाले जीव। वन्य मतलब वन, जीव मतलब जीव। जीव मतलब शेर, चीता, हाथी, घोड़ा, कुछ भी। तो अवैध तस्करी, शिकार, जैसे कोई हिरन था, उसके क्या नाम सींग काट के बेच दिए जाते थे, या क्या नाम जो एक सींग वाला गैंडा है उसका सींग काट के बेच दिया जाता था। तो वन्य जीवन में अवैध व्यापार होता था, उसको नियंत्रित करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया। संरक्षण मतलब संरक्षित करने के लिए। वन अधिकार अधिनियम 2006 में आया था। इसका मतलब क्या था? यह कानून जंगलों में रहने वाले लोगों के भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों अधिकार से संबंधित था। जैसे कि अब जंगल में रह रहे हैं कौन? आदिवासी, तो उनकी भूमि ले लेगी सरकार, या क्या नाम वहाँ पे पेड़ काट के वहाँ पे कोई इंडस्ट्री स्थापित कर देगी। तो कैसा होगा कि नहीं होगा, इसमें मतलब उन लोगों को अधिकार दिया गया था, जंगल में रहने वाले लोगों को, कि आपके घर यहाँ से उजाड़े जाएंगे कि नहीं उजाड़े जाएंगे। तो वन अधिकार अधिनियम 2006 में आया था। भोपाल गैस त्रासदी 1900 दिसंबर 1984 में हुई थी। गैस दुर्घटना कहाँ? भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। और सबसे ज़्यादा क्या नाम गैस किसकी, रिसाव किस गैस का होता? मिथाइल आइसोसाइनेट का मतलब रिसाव हुआ था। अब देखिएगा क्वेश्चन कि इस बार देखो मैक्सिमम क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस ईयर से आते हैं, और वो भी दिखाएंगे कैसे आते हैं। देखो कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है? किसका उल्टा पिरामिड? मैंने बताया था किसका? तालाब का। तालाब मतलब किसका? जैव भार दिया गया, देखो यहाँ पे मैंने जैव भार बताया था। तो जैव भार में किसका पिरामिड का मतलब उल्टा होता है? किसका होता है? तालाब का। देखना क्वेश्चन मैंने समझाया था। अब कहो कि भैया मैंने क्या गलत पढ़ाया था? यदि गलत पढ़ाया, आप भी गलत पढ़ाया तो भैया आप मेरी मेहनत के लायक नहीं हो, मतलब जो आप मेरी मेहनत समझ पाए, तो उसके लिए हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कल जिसने भी कहा था उसी से कह रहे, बाकी हमारे जो चाहने वाले पढ़ने वाले वो पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्या कह रहा है? निम्न कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण? यूपीएसआई 2021 आया था। कौन सा? शेर है, शेर मांस ही तो खाता है, एक मांसाहारी है बस। ये नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे गए थे, तो उसी अकॉर्डिंग आप क्या नॉर्मल लाइफ से जाइएगा, आपको फायदा होगा। अब ये देखिएगा क्वेश्चन कौन था? जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान सबसे धनी है? मैंने बताया था पश्चिमी घाट सबसे धनी है। मतलब किसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है? यूपीपी कांस्टेबल 2014 क्वेश्चन आया था या नहीं आया था? देख लीजिएगा। मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित थी? चिपको आंदोलन से थी, मैत्री थी, नर्मदा बचाओ तो थी कि नहीं थी? अभी अभी पढ़ा के आए, ज़्यादा देर भी नहीं हुई है। ठीक है, ये देखो कल क्वेश्चन मैंने बताया था कि कौन एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं? एक सिंगी गैंडा, बंगाल टाइगर और मिथुन मतलब एक बाघ की प्रजाति होती है, उसे मिथुन बोलते हैं। क्या क्वेश्चन था? यूपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट 2 में कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, मतलब वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है। मतलब कि बंगाल टाइगर आपको कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा? सुंदरबन में, जो बंगाल और क्या नाम पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में पाया जाता है, सुंदरबन का डेल्टा। एक सिंगी गैंडा हमेशा असम में मिलेगा। मिथुन भी क्या नाम कहाँ मिलेगा? उधर के जंगलों में ही मिलेगा। कभी आपने देखा है कि खूब आप सड़क पे चलते फिरते घूम रहे हो, आपको वो जानवर मिल रहा? एक गाय ऐसा जानवर है जो तुम्हें हर जगह मिलेगा। इसका कोई भौगोलिक क्षेत्र निश्चित नहीं है कि आप सिर्फ योगी के घर में रहोगे या किसी के घर में रहोगे। तो गाय एक फेमस, मतलब कि हर जगह पाया जाने वाला जानवर, सड़कों पे, घर में, खेत में, मकान में, फसल चरने में, हर चीज़ में गाय पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था भैया। अब देखोगा, खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन सबसे कम प्राप्त, मतलब क्या लिखा है? खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है? सबसे कम ऊर्जा का मैंने सिद्धांत बताया था, 10% वाला चलता है। यदि यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे कितना बचेगा? 100। यहाँ पे कितना बचेगा? 10। यहाँ पे कितना बचेगा? 1। 10% का नियम ही कहते हैं। तो देखो सबसे कम ऊर्जा किस में है? सांप में है। तो ऑप्शन बी, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में क्वेश्चन आया था या नहीं आया था? अब बताना कि मैं गलत पढ़ाता हूँ या सही पढ़ाता हूँ, वो आपको जज करना आपका काम है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला, मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टियों परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? भैया मैंने अपघटन या अपघटन करने वाले बताए थे कि नहीं बताए थे? अपघटक बताए थे या नहीं बताए थे?
कि इसको परिवर्तित करने वाले खाद मिट्टी में परिवर्तित, मैंने कहा था कि ज़मीन में मिला देते हैं, 2018 में पूछा गया था। और कल इसी पे कमेंट आया था कि भैया इतना डिटेल में क्यों करा रहे हो, अपघटक तक पहुँच रहे हो। भैया मैं इसीलिए अपघटक करा रहा था, बाकी आपका पढ़ना न पढ़ना आपका काम है। मैंने अपना 100% दिया और मैंने बेस्ट पढ़ाया है, मुझे पता है। और कुछ गलती हो तो क्षमा करना। और इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे, 2 वीडियो और आएंगे किसके, पर्यावरण के। और आप लोगों का पर्यावरण का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपके टारगेट 1 जून से स्टार्ट होंगे, 1 जून से, ठीक है। और फिर कहिएगा कि भैया कैसी लगी क्लास। और प्लीज़ ये थे हमारा क्या नाम, भावनाओं से समझ रहे हो, क्योंकि कल जब हम क्या नाम अपने एक बहुत हितैषी हैं कि यूपीपी के बाद आपको कोई पसंद नहीं करेगा, कोई देखेगा नहीं चैनल को, तो वो चीज़ बड़ी ख़राब लगी थी। मैंने कहा देखना ना देखना अलग चीज़ है, लेकिन अभी तो क्या नाम एग्ज़ाम तो बहुत सारे होंगे, तो हर सब्जेक्ट को ऐसा पढ़ा देंगे चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। अभी यूपीपी का एग्ज़ाम हो जाए, यूपीएसआई आएगी, फिर मैं पता है एक एक पॉलिटी को तो अच्छे से ख़त्म कर रहा हूँ, फिर ज्योग्राफी को ऐसे ख़त्म कर दूँगा। दुनिया का मतलब भारत में यदि कोई वनडे एग्ज़ाम देने जाओ तो क्या नाम इसके बाद आपको कभी ज्योग्राफी या पॉलिटी को स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ना ही ना पड़े। मैंने ये चीज़ सोच रखी है और मुझे पता है कि मैं कहाँ से कंटेंट देता हूँ। चलो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने NCERT, आप हमसे पेज नंबर तक पूछ लीजिएगा कि कोई कोई शब्द दीजिएगा, मैं बता दूंगा। आप हमसे ऑनलाइन पूछ सकते हो, भैया ये किस पेज पे दिया है। 6 से 10 तक तो 100% बता देंगे, लेकिन 11 और 12 वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप पेज में, बाकी में सिलेबस तो बता देंगे इस क्लास से। और उसके बाद महेश कुमार बर्णवाल की बुक पढ़िए, दृष्टि IAS के नोट्स पढ़ें। दृष्टि IAS आपने सुनी होगी वेबसाइट, देखो महेश कुमार बर्णवाल की बुक, महेश कुमार की बुक पढ़िए। उसके बाद दृष्टि, SHTI, दृष्टि IAS के नोट्स पढ़ें। और उसके बाद PYQ जितने भी एग्जाम है क्या नाम GD से लेके UPSC तक के, तब मैं ये चीज़ पढ़ाता हूँ। अब उसके बाद यदि ऐसा लगता है आप कभी भी सोते जागते पूछे, मैं पेज नंबर तक बता दूँगी, क्योंकि मैंने, और क्यों ये चीज़ याद है, क्योंकि मैं रिवीजन बहुत किया हूँ और रिवीजन से ही सब कुछ हो सकता है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता है। जिसको ये चीज़ लगती हो वो चीज़ मतलब सुने, जिसे चीज़ खराब लगती है वो ना सुना करे तो बेहतर होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टारगेट 1 जून से स्टार्ट होगा। और एक चीज़ और कह रहा है कि कभी टारगेट एक आध दिन मतलब ना मिल पाए तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि हम भी इंसान हैं। और बाकी रेगुलर आपका टारगेट रहेगा 60 डे का। टारगेट कभी बंद नहीं होने का, डेली टारगेट आएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टारगेट देखिएगा, आपको सोचने में मजबूर कर देगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, माफ़ करिएगा कुछ भी गलती हुई। बाय बाय।